हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं रात की कहानी। और अगर आपको डरावनी, रहस्यमयी और दिल को जकड़ लेने वाली कहानियां पसंद हैं तो अभी चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, आज की कहानी शुरू करने से पहले एक बात। इस कहानी के अंत में मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। जो भी उस सवाल का सही जवाब कमेंट में देगा उसका नाम अगली कहानी में जरूर लिया जाएगा। तो कहानी ध्यान से सुनिए। आज की कहानी का नाम है बारिश की वो रात। ये कहानी है एक छोटे से गांव धनपुर की, जहां बारिश सिर्फ पानी नहीं लाती बल्कि पुराने डर, दबे हुए राज और वो सच्चाइयां भी ले आती है जिन्हें लोग भूल जाना चाहते हैं। इस कहानी के मुख्य किरदार हैं रमेश, गांव का एक सीधा सादा आदमी जो अपनी जिंदगी में शांति चाहता है, लेकिन किस्मत उसे उस रात तक खींच लाती है जहां डर उसका इंतजार कर रहा था। सुमन, रमेश की पत्नी, जिसके दिल में पहले से ही उस रात को लेकर एक अजीब सा डर बैठा हुआ है। और दादी कमला, जिसने इस गांव की कई बारिशें देखी हैं और जानती है कि कुछ रातें ऐसी होती हैं जिनमें दरवाजा बंद रखना ही सबसे बड़ी समझदारी होती है। तो दोस्तों, अब बिना देर किए चलते हैं उस रात की तरफ जब बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी और धनपुर गांव में कोई दरवाजा खटखटा रहा था। कहानी शुरू होती है। बरसात उस साल कुछ ज्यादा ही जल्दी आ गई थी। दिन ढलते ही आसमान पर काले बादल ऐसे छा गए थे जैसे किसी ने पूरे गांव को ढकने के लिए एक मोटा कंबल फैला दिया हो। हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू थी, लेकिन उस खुशबू में अजीब सी घुटन भी घुली हुई थी। यह कहानी है धनपुर गांव की। एक छोटा सा, शांत और आम सा दिखने वाला गांव। दिन में यहाँ कुछ भी अजीब नहीं लगता था। खेत, कच्ची सड़कें, पीपल का पुराना पेड़ और बीच में बना एक छोटा सा मंदिर। लोग एक दूसरे को जानते थे, नाम लेकर बुलाते थे और शाम होते ही अपने घरों में लौट जाते थे। लेकिन बरसात की रातें वो अलग होती थीं। उस शाम रमेश अपने घर के आंगन में बैठा बारिश को देख रहा था। टीन की छत पर गिरती बूंदों की आवाज तेज होती जा रही थी। सामने की मिट्टी अब कीचड़ में बदल चुकी थी। उसकी पत्नी सुमन चूल्हे के पास बैठी रोटियां सेक रही थी। आज बारिश कुछ ज्यादा नहीं हो रही, रमेश ने यूं ही कहा। सुमन ने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया, बरसात है, होगी ही। लेकिन उसकी आवाज में वो भरोसा नहीं था जो आम दिनों में होता था। अंदर कमरे में रमेश की माँ दादी कमला खाट पर बैठी माला फेर रही थी। बूढ़ी आंखें थीं, लेकिन कान तेज। जैसे ही बारिश की एक तेज गड़गड़ाहट हुई, दादी के हाथ रुक गए। आज की रात ठीक नहीं है, दादी ने धीमी आवाज में कहा। रमेश मुस्कुरा दिया। अम्मा, हर बरसात में आप यही कहती हो। दादी ने उसकी तरफ देखा। उनकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि किसी पुराने अनुभव की परछाई थी। हर बरसात एक जैसी नहीं होती बेटा, कुछ रातें याद रखती हैं। बाहर गांव की कच्ची सड़क पर पानी बह रहा था। पीपल के पेड़ की डालियां हवा में हिल रही थीं और मंदिर की घंटी बिना किसी के छुए हल्की हल्की बज रही थी। उसी वक्त गांव के आखिरी छोर पर, जहां खेत खत्म होते थे और जंगल शुरू होता था, एक आकृति बारिश में खड़ी थी। काले कपड़े, झुका हुआ सिर और कदम ऐसे जैसे जमीन को परख रहे हों। गांव में किसी ने उसे नहीं देखा, और जिसने देखा भी वो उस रात सो नहीं पाया। रमेश को अचानक लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने बाहर अंधेरे में झांका, लेकिन बारिश के सिवा कुछ नहीं दिखा। फिर भी दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो गई। सुमन, उसने आवाज दी, दरवाजा ठीक से बंद कर लिया है ना? सुमन ने दरवाजे की कुंडी चेक की और कहा, हाँ, लेकिन पता नहीं क्यों मन बेचैन है। दादी कमला ने माला नीचे रख दी। अगर कोई आज रात दरवाजा खटखटाए, उन्होंने रुककर कहा, तो बिना देखे, बिना पूछे दरवाजा मत खोलना। बाहर बारिश और तेज हो गई और धनपुर गांव की वो रात धीरे धीरे अपना असली रूप दिखाने लगी। रात गहराती जा रही थी। बारिश अब सिर्फ गिर नहीं रही थी, बल्कि जैसे आसमान से टूटकर जमीन पर आ रही हो। पूरा धनपुर गांव पानी की आवाजों में डूब चुका था। टीन की छतें कांप रही थीं, कच्ची दीवारों से पानी रिसने लगा था। रमेश लेटा तो था, लेकिन नींद आंखों से कोसों दूर थी। हर बार जब आंख बंद करता, उसे वही एहसास होता कि कोई बाहर खड़ा है। कोई ऐसा जो दिखाई नहीं देता, लेकिन मौजूद है। पास में सुमन चुपचाप लेटी थी। वो सोने का नाटक कर रही थी। उसकी सांसें बराबर नहीं थीं, बार बार करवट बदल रही थी। कई बार वो रमेश से कुछ कहना चाहती थी, लेकिन हर बार चुप रह जाती। कमरे के कोने में रखी लालटेन की लौ हवा के साथ हिल रही थी।
दीवारों पर परछाइयां बन रही थीं, लंबी टेढ़ी मेढ़ी, जैसे किसी ने हाथ फैलाकर पकड़ने की कोशिश की हो। अचानक धपक धपक छत पर किसी भारी चीज के गिरने की आवाज आई। रमेश झटके से बैठ गया। सुना तुमने? उसने धीमी आवाज में पूछा। सुमन ने सिर हिलाया। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। शायद आम का पेड़ होगा, हवा तेज है, रमेश ने खुद को समझाने की कोशिश की। लेकिन आवाज फिर आई, इस बार ज्यादा पास से। छप छप, जैसे कोई कीचड़ भरी जमीन पर चल रहा हो। रमेश उठा और खिड़की की तरफ बढ़ा। खिड़की से बाहर बस अंधेरा और बारिश थी। दूर खेतों में पानी भरा हुआ था और पीपल का पेड़ हवा में बुरी तरह हिल रहा था। उसी पल उसे लगा कि किसी ने उसका नाम लिया, बहुत धीमी आवाज में, इतनी धीमी कि शायद वही अकेला सुन पाया। र में श। उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। ये आवाज बाहर से नहीं आई थी, ये जैसे घर के अंदर से आई हो। रमेश, खिड़की बंद कर दो। सुमन की आवाज कांप रही थी। रमेश ने खिड़की बंद की और दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजा अंदर से बंद था, कुंडी लगी हुई थी। तभी बाहर से दरवाजे पर कुछ गिरने की आवाज आई। ठक ठक 2 बार। कोई तेज नहीं था, न ही जोर से, बस इतना कि सुनने वाला समझ जाए कि कोई खड़ा है। कमरे में दादी कमला की खांसी की आवाज आई। रमेश, उन्होंने फुसफुसा कर कहा। मैंने कहा था ना। रमेश उनके पास गया। अम्मा, बाहर कौन हो सकता है इस बारिश में? दादी ने उसकी कलाई पकड़ ली। उनकी उंगलियां ठंडी थीं। जो बारिश में आता है वो इंसान नहीं होता। दरवाजे के बाहर फिर आवाज आई। इस बार एक आवाज भी थी, भरी हुई, भारी, लेकिन जानी पहचानी लगती हुई। दरवाजा खोलो। सुमन रोने लगी। रमेश, ये आवाज तो, ये तो। रमेश का दिल जोर से धड़क रहा था, क्योंकि वो आवाज उसके बचपन के दोस्त मोहन जैसी थी। लेकिन मोहन को तो 3 साल पहले इसी बरसात में, इसी गांव के बाहर दफनाया गया था। दरवाजे पर हाथ रखा गया, लकड़ी चरमराई, और बाहर खड़ा वो कुछ अंदर आने की कोशिश करने लगा। बारिश अब रुकने का नाम नहीं ले रही थी। धनपुर गांव की कच्ची गलियां कीचड़ से भर चुकी थीं और हर तरफ बस पानी के गिरने की भारी आवाज गूंज रही थी। रमेश के घर के अंदर दिया जल रहा था, लेकिन उसकी लौ बार बार कांप रही थी, जैसे बाहर के अंधेरे से डर रही हो। सुमन चौखट के पास बैठी थी। उसका दिल अजीब तरह से धड़क रहा था। उसे बार बार ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनके घर के आसपास घूम रहा हो। वो उठी, धीरे से खिड़की के पास गई और बाहर झांका। कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था, बस बारिश, अंधेरा और आम के पेड़ों की हिलती हुई परछाइयां। उसी समय दूर कहीं से कुत्तों के रोने की आवाज आई। धनपुर में कुत्ते ऐसे नहीं रोते थे। ये आवाज लंबी थी, खींची हुई, जैसे किसी ने दर्द में चीख को दबा दिया हो। रमेश का मन बेचैन हो उठा। उसने लकड़ी का दरवाजा अंदर से ठीक से बंद किया और सुमन से कहा, आज रात बाहर कुछ ठीक नहीं है। दादी सही कह रही थी। दादी कमला चुपचाप कोने में बैठी थी। उनकी आंखें बंद थीं, लेकिन उनके होंठ हल्के हल्के हिल रहे थे, जैसे वो मन ही मन कुछ बुदबुदा रही हो। अचानक उन्होंने आंखें खोली और धीमी, कांपती आवाज में बोली, बारिश की ऐसी रातों में वो जाग जाते हैं। सुमन का गला सूख गया। कब? कौन? दादी। दादी ने जवाब नहीं दिया, बस दिए की तरफ देखा, जिसकी लौ अब और कमजोर हो रही थी। उसी पल घर के पीछे से छप छप, जैसे कोई कीचड़ में पैर रखकर चल रहा हो। तीनों की सांस थम गई। रमेश ने दिए को उठाया और धीरे धीरे पिछला दरवाजा खोलने लगा। बारिश की ठंडी हवा अंदर घुस आई और दिया और जोर से कांपने लगा। बाहर कुछ नहीं था, लेकिन कीचड़ पर साफ साफ पैरों के निशान थे, नंगे पैरों के निशान, और वो निशान घर की तरफ आ रहे थे। सुमन की आंखों से अपने आप आंसू बहने लगे। रमेश, ये कोई गांव का नहीं है। दादी कमला ने बहुत भारी आवाज में कहा, जो बारिश में बिना आवाज के चलता है वो इंसान नहीं होता बेटा। उसी समय दिया अचानक बुझ गया। अंधेरे में घर के अंदर किसी के सांस लेने की आवाज सुनाई दी, लेकिन वो आवाज रमेश, सुमन या दादी की नहीं थी। और तभी किसी ने बहुत धीरे से कहा, दरवाजा खोलो। दिया बुझते ही पूरा घर एक पल में काले सन्नाटे में डूब गया। बारिश की आवाज अब पहले से कहीं ज्यादा भारी लग रही थी, जैसे छत पर नहीं बल्कि सीधे दिल पर गिर रही हो। रमेश की उंगलियां दिए की ठंडी मिट्टी को कसकर पकड़े थी, लेकिन अब उसमें कोई रोशनी नहीं थी, बस डर था। कौन है? रमेश की आवाज कांप गई, मगर उसने खुद को संभालने की कोशिश की। कोई जवाब नहीं आया।
बस वही धीमी सांस लेने की आवाज जो अब और पास लग रही थी। सुमन दीवार से लगकर खड़ी थी। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसे लग रहा था कि अगर वो हिली तो अंधेरे में छुपी कोई चीज उसे पकड़ लेगी। दादी कमला अब उठ चुकी थी। उन्होंने धीरे धीरे अपने कांपते हाथ आगे बढ़ाए और कुछ टटोला, जैसे हवा में किसी अदृश्य चीज को महसूस कर रही हो। ये घर के बाहर नहीं है। दादी की आवाज फुसफुसाहट में बदल गई। ये अंदर आ चुका है। रमेश का सीना जैसे दब गया। अंदर, लेकिन दरवाजा तो बंद था। अचानक ठक ठक, अब आवाज दरवाजे से नहीं आ रही थी। ये आवाज अंदर से थी। छत की लकड़ियों के ऊपर कुछ सरकने लगा, जैसे कोई बहुत धीरे धीरे रेंग रहा हो। सुमन ने कानों पर हाथ रख लिए। रमेश, बस करो, कुछ करो। उसी पल बिजली चमकी। एक सेकंड के लिए पूरा कमरा सफेद रोशनी में नहा गया। और उस एक पल में रमेश ने देख लिया, कमरे के कोने में जहां अभी तक कुछ नहीं था, वहां कोई खड़ा था। बहुत लंबा, बहुत पतला। उसका शरीर ऐसे मुड़ा हुआ था जैसे हड्डियां गलत जगह पर जुड़ी हों। चेहरा या तो था ही नहीं, या इतना काला था कि आंखें अलग से दिखती थीं। बिजली खत्म हुई। फिर से अंधेरा। सुमन चीख नहीं पाए। उसका गला जैसे किसी ने जकड़ लिया हो। दादी कमला जमीन पर बैठ गईं और जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगी। उनकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसमें अजीब सी ताक थी। अचानक वो चीज हिली। उसके कदमों की आवाज नहीं थी, लेकिन हवा ठंडी हो गई। रमेश को अपने कान के पास किसी का मुंह महसूस हुआ। एक सड़ी हुई ठंडी सांस। धीमी आवाज में किसी ने कहा, बारिश की रात मुझे याद दिलाती है। और तभी सुमन बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। रमेश ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसी पल किसी अदृश्य हाथ ने उसकी कलाई कसकर पकड़ ली। हाथ बहुत ठंडा था और बहुत मजबूत। दादी कमला की आवाज टूटती हुई आई, अगर सुबह तक जिंदा रहना है तो सूरज उगने से पहले इसका नाम मत लेना। अंधेरे में वो चीज हंसी नहीं थी, वो जैसे किसी सूखे गले से हवा जबरदस्ती निकाली जा रही हो। और बारिश और तेज हो गई। रात और गहरी हो चुकी थी। बारिश अब भी थमने का नाम नहीं ले रही थी, जैसे आसमान खुद इस गांव को धो देना चाहता हो। रमेश की कलाई अब भी उसी ठंडी पकड़ में जकड़ी हुई थी। वो हाथ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसका एहसास इतना साफ था कि जैसे बर्फ में लपेटी लोहे की सलाख। सुमन जमीन पर बेसुध पड़ी थी। उसकी सांसें बहुत धीमी थीं, जैसे किसी ने गिनकर उसे जिंदा छोड़ा हो। रमेश ने उसे आवाज दी, हिलाने की कोशिश की, लेकिन उसकी पकड़ और कस गई। दादी कमला अब भी मंत्र बुदा रही थी, मगर उनकी आवाज कमजोर पड़ती जा रही थी। माथे से पसीना बह रहा था, आंखें डर से फैली हुई थीं। दादी, ये क्या है? रमेश ने भर्राए आवाज में पूछा। कुछ पल चुप्पी रही। फिर दादी ने कांपते होंठों से कहा, ये वही है जिसका जिक्र हम बरसों से नहीं करते। रमेश का दिल बैठ गया। कब? कौन? दादी ने सिर हिलाया। नाम मत पूछ, नाम लिया तो ये और मजबूत हो जाएगा। अंधेरे में फिर वही सरसराहट हुई, जैसे कोई दीवारों के अंदर रेंग रहा हो। घर की मिट्टी की दीवारों से नमी टपकने लगी, लेकिन वो पानी नहीं था, उसकी गंध सड़ी हुई थी। फिर वो आवाज आई, अब पहले से ज्यादा साफ। मुझे भूख लगी है। रमेश की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। भूख? किसकी? उस पकड़ ने अचानक उसे जमीन पर घुटनों के बल गिरा दिया। रमेश की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसके कानों में किसी की फुसफुसाहट गूंजने लगी, बहुत सारी आवाजें, जैसे एक साथ कई लोग बोल रहे हों। हर बारिश की रात कोई न कोई याद दिलाता है, और फिर कोई न कोई देता है। दादी कमला जोर से चिल्लाई, चुप रह, ये घर तेरा नहीं है। हवा तेज हो गई। खिड़कियां अपने आप बजने लगी। छत से मिट्टी झरने लगी। और फिर रमेश ने देखा, अंधेरे के बीच वो साया अब पूरा दिख रहा था। उसका शरीर जमीन को छुए बिना तैर रहा था। जहां चेहरा होना चाहिए था, वहां बस दो गहरी खाली जगहें थीं, जिनसे काली धुंध निकल रही थी। तुमने मुझे बुलाया, वो बोला, जब तुमने उस रात नदी का रास्ता चुना। दादी कमला की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने रमेश की तरफ देखा। बरसों पहले उनकी आवाज टूट गई। बारिश की एक रात इसी घर से एक बच्चा गया था और वापस नहीं लौटा। रमेश को जैसे बिजली लग गई। बच्चा? हाँ, दादी ने कहा, उसका नाम, उसी का नाम। अचानक दादी चुप हो गईं। उनके होंठ कांपने लगे। साया धीरे धीरे दादी की तरफ बढ़ा। हवा बर्फ जैसी ठंडी हो गई। नाम लो, वो फुसफुसाया। बस एक बार। रमेश समझ गया, अगर नाम लिया गया तो ये रात आखिरी होगी। सुमन ने अचानक हल्की सी सांस ली।
उसकी उंगलियां हिली और उसी पल बाहर कहीं बहुत दूर मुर्गे के बोलने की आवाज आई। सुबह अभी नहीं हुई थी, लेकिन वक्त अब कम था। रमेश ने दांत भींच लिए। उसके सामने सिर्फ दो रास्ते थे, या तो सच सामने लाए या इस साए को हमेशा के लिए यहीं रोक दे। और बारिश अब थमने लगी थी। बारिश अब लगभग रुक चुकी थी। आंगन में पानी ठहरा हुआ था और उस पानी में घर की टूटी फूटी परछाइयां कांप रही थीं। रमेश की सांस तेज चल रही थी, लेकिन दिमाग अजीब तरह से शांत हो गया था, जैसे डर अब सीमा पार कर चुका हो। दादी कमला जमीन पर बैठ गईं। उनकी आंखों में थकान थी, पछतावा था और डर भी। रमेश, उन्होंने धीमी आवाज में कहा, अगर आज नाम नहीं लिया गया तो ये साया चला जाएगा, लेकिन अगर नाम लिया गया तो ये कभी नहीं जाएगा। अंधेरे में वो साया अब दीवार के पास रुका हुआ था। वो मुस्कुरा नहीं रहा था, वो गुस्सा भी नहीं था, बस इंतजार कर रहा था। मैं बरसों से इंतजार कर रहा हूँ। उसकी आवाज अब थकी हुई लग रही थी। हर बारिश में, हर उस रात में जब कोई रास्ता भूलता है। रमेश ने दादी की तरफ देखा, फिर सुमन की तरफ, जो अब होश में आ चुकी थी लेकिन कुछ बोल नहीं पा रही थी। उसकी आंखों में एक ही सवाल था, क्या हम बच पाएंगे? रमेश आगे बढ़ा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। तुम्हें नाम चाहिए? रमेश ने कहा। तो सुनो। दादी घबरा गई। नहीं, उन्होंने चिल्लाना चाहा, लेकिन आवाज गले में ही अटक गई। रमेश ने आंखें बंद कर ली और फिर उसने वो किया जो किसी ने बरसों से नहीं किया था। उसने नाम नहीं लिया, उसने सच लिया। तू वही है, रमेश बोला, जिसे उस रात नदी में फेंक दिया गया था, जिसे किसी ने बचाने की कोशिश नहीं की, जिसे डर से, शर्म से और गांव की चुप्पी से मार दिया गया। साया कांपने लगा। घर की दीवारों से काली नमी फिसलने लगी। तू किसी का नाम नहीं है। रमेश की आवाज मजबूत हो गई। तू एक गुनाह है, और गुनाह नाम से नहीं, सच से खत्म होते हैं। अचानक हवा तेज हुई, दिया बुझ गया। कुछ सेकंड के लिए सब कुछ अंधेरे में डूब गया, और फिर सन्नाटा। ना ठंड, ना आवाज, ना सरसराहट, सिर्फ बारिश की आखिरी बूंद जो छत से टपक कर जमीन पर गिरी। सुबह की हल्की रोशनी फैलने लगी थी। मुर्गे बोल चुके थे, गांव जाग रहा था, साया जा चुका था, लेकिन घर के आंगन में कीचड़ के बीच एक छोटे बच्चे के गीले पैरों के निशान अब भी थे, जो दरवाजे तक आकर रुक गए थे। दादी कमला ने कांपते हाथों से दरवाजा बंद किया और बहुत धीमी आवाज में बोली, अब ये रात वापस नहीं आएगी, लेकिन हर बारिश में ये याद दिलाती रहेगी कि चुप्पी भी कभी कभी सबसे बड़ा अपराध होती है। आज भी धनपुर गांव में जब पहली बारिश होती है, लोग नदी की तरफ नहीं देखते, और अगर कोई बच्चा उस रात बाहर निकल जाए तो उसे तुरंत घर बुला लिया जाता है, क्योंकि कुछ रास्ते सिर्फ पानी से नहीं, यादों से भी भर जाते हैं। अब जाते जाते एक सवाल तुम्हारे लिए, अगर तुम रमेश की जगह होते तो क्या तुम उस साए का नाम लेते या सच का सामना करने की हिम्मत करते? कमेंट में बताना। जिसका जवाब सबसे सच्चा होगा उसका नाम अगली कहानी में जरूर लिया जाएगा।